हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार अगर आप एक कंट्री चूज कर रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए तो क्या वो सही कंट्री है या नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप जिन लोगों से भी बोलोगे वो बोलेंगे आपके लिए ये कंट्री बिल्कुल सही है और दूसरे लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये कंट्री बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए, आपको इस कंट्री में जाना चाहिए क्योंकि इस कंट्री में ज्यादा XYZ अच्छा होता है। तो अगेन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपके पास एक पैरामीटर होना चाहिए किसी कंट्री को चूज करने के लिए तो वो क्या होना चाहिए, कैसे वो पैरामीटर होते हैं, और आप खुद को अगर एनालिसिस करना है, मतलब एक चीज हम खुद से भी क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो क्या क्या पैरामीटर है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कंट्री को चूज करना तो एक जो पहला पैरामीटर आता है वो क्या हमारे बजट में आ रही है कंट्री या नहीं। अब अगेन मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, काफी सारी कंट्रीज हैं जो कि 20 लाख में आपका एमबीबीएस करवा देती हैं, ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं। ओके, काफी सारी कंट्रीज हैं जिसमें आपका पैसा 50 लाख लग जाता है और कुछ कंट्री में 2 CR के ऊपर भी चला जाता है, 2 CR के ऊपर भी चला जाता है। तो पहला पॉइंट हमें यह डिसाइड करना है, अगर हम इस कंट्री में जा रहे हैं तो क्या मेरा बजट दे रहा है वो आसानी या नहीं। अब बजट के साथ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैंने अगर 20 लाख बोला तो हमने अज्यूम कर लिया कि 20 लाख रुपए में हमारा पूरा एजुकेशन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें नोट करनी है, हमें ये नोट करनी है कि ट्यूशन फीस कितनी लगने वाली है हमारी, हमारा स्टे कितना, स्टे और लिविंग कॉस्ट कितना रहेगा, फिर 2 and 4 मतलब अगर आपका बच्चा जा रहा है उस कंट्री में तो आने जाने में कितना पैसा लगेगा। तो ये सारी चीजें हमें एनालाइज करके रखना चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज आप ये समझ सकते हो कि एक कंट्री में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपको अराउंड 5 से 6 लाख रुपए पर ईयर का एक खर्चा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अगेन एक अजम्पशन दे रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना ही होना चाहिए, कुछ कंट्री में ज्यादा हो सकता है, कुछ में कम हो सकता है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया तो जाके आप देख लेना। तो सबसे पहला आता है बजट, फिर दूसरा आता है ऑब्वियस सी बात है लिविंग कॉस्ट। अब बजट अगर हमारे हाथ में आ रहा है, ठीक है, अगर एक कंट्री कहती है 20 लाख में आपका काम हो जाएगा, 20 लाख में आपकी ट्यूशन फीस हो जाएगी, अब आप लिविंग कॉस्ट आप मैनेज कर लीजिए। अब लिविंग कॉस्ट में दो चीजें हमें देखनी है, पहली चीज कितना इन्फ्लेशन है उस जगह पे, क्या वो जगह महंगी है या सस्ती है। क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री में सिटीज किस तरीके की होती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होती है दिल्ली, मुंबई, ये टॉप टियर सिटीज होती हैं। फिर हमारे पास सिटीज होती हैं जैसे कि जयपुर हो गया, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, जो कि टॉप टियर सिटीज तो नहीं लेकिन कैपिटल हैं स्टेट्स के। फिर सिटीज होती हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती हैं या फिर जिनका नाम मैप पे यूजुअली नहीं दिखता है, तो वहां पे लिविंग कॉस्ट कम होती है और टियर 1 में ज्यादा होती है। तो हमेशा याद रखना कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो, जहां पे आपके बच्चे रहेंगे या फिर जहां पे आप रहोगे, वहां की लिविंग कॉस्ट क्या रहने वाली है हमारी, क्या वो लिविंग कॉस्ट हम मंथली बेसिस पे बेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब काफी सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम आपको हेल्प करते हैं, हम आपको कनेक्ट करते हैं उन स्टूडेंट से जो उस कंट्री में पढ़ रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिटी में पढ़ रहे हैं, और वहां से फिर हम आपको गाइड करवा देते हैं कि कितना आपका लिविंग कॉस्ट होगा। तो इनकेस अगर आप जानना चाहते हो कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन क्या है, तो यार हमें व्हाट्सएप करो, नंबर यहाँ पे आपको दिया है। फिर तीसरी चीज है लैंग्वेज। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला, जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसका कहना है कि आपको जो पढ़ाई करनी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी है, आपको जो पढ़ाई करनी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी है, लेकिन जो आपकी लर्निंग होगी वो लर्निंग आपकी उस लोकल लैंग्वेज को सीख के ही होगी। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट्स आएंगे तो पेशेंट से आपको बात तो करना पड़ेगी। अब पेशेंट अगर इंग्लिश नहीं जानता है तो इसका मतलब यह है कि आप डॉक्टर में उसको मतलब एज अ डॉक्टर आप हेल्प ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपको बता ही नहीं पाएगा कि उसे बुखार कब हुआ और सिर कब दर्द देना चालू हुआ। तो आपको वहां की लोकल लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि अगर आपको प्रेफरेंस देना है तो प्रेफरेंस पहले उन कंट्रीज को दीजिए जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपके लिए लर्निंग अच्छी होगी। अदरवाइज ऐसी कंट्री चूज करो जहां पे उसकी लोकल लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेज है, वो सीखना या तो आसान हो या फिर आप इजीली सीख सको। और कंट्री के बारे में रिसर्च करो कि वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट सिर्फ अब्रॉड में नहीं, इंडिया में भी। अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को चूज किया जो कि केरला में है। अब वहां पे मेजॉरिटी जो आपके पास पेशेंट्स आएंगे वो मलयालम बोलेंगे।
अब जब वो मलयालम बोलेंगे तो आपको समझ में आनी चाहिए, तो आपको वो सीखनी पड़ेगी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं एम्स भोपाल गया, वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स से मिला जो कि सदर्न स्टेट से थे। अब मैंने उनसे पूछा कि आपको हिंदी कैसे आती, तो उन्होंने बोला कि मुझे हिंदी सीखनी पड़ी क्योंकि यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उन्हें हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता, तो उनसे बात करने के लिए हमें हिंदी सीखना पड़ी। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको नोट करनी चाहिए। फिर आता है एनवायरमेंट। उस कंट्री का एनवायरमेंट कैसा है आपके बच्चों के लिए। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कुछ कंट्रीज हैं जहां पे स्नो होती है, कुछ कंट्रीज होते हैं जो कि मॉडरेट होते हैं, कुछ कंट्रीज होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। अब मैं जैसे अगर नेपाल या बांग्लादेश की बात करूं तो बिल्कुल इंडियन हैबिटेट जैसा ही रहता है। तो काफी सारी कंट्रीज का एनवायरमेंट डिफरेंट रहता है। अब हमें यह चूज करना है कि क्या यहाँ के एनवायरमेंट के साथ हम एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं। तो यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज को भी आप नोट करके रखो। फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनएमसी की गाइडलाइन। एनएमसी की गाइडलाइन का एक सिंपल सा क्रक्स अगर मैं ये बोलूं तो अगर आपने पढ़ाई करी है, गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो प्रॉपर, नेक्स्ट का एग्जाम देते हो, आप पास हो जाते हो, तो आपको डॉक्टर का लाइसेंस मिल जाएगा, डॉक्टर बनने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो क्या वो कंट्री एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करती भी है या नहीं। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ मन ये रहता है कि मैं इंडिया से पढ़ाई करूंगा, अब्रॉड से पढ़ाई करूंगा और उसके बाद मैं दूसरी कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या किसी यूरोपियन कंट्री में जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएट करूंगा। तो ये भी पॉसिबल है। तो उस टाइम पे आपको एनएमसी गाइडलाइन फॉलो नहीं करना। एनएमसी गाइडलाइन तभी फॉलो करना है जब आपको इंडिया आके डॉक्टर बनना है, इंडिया आके डॉक्टर का लाइसेंस लेना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लाइसेंस। एनएमसी की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, उसका एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी कंट्री, मान लीजिए आप एबीसी कंट्री से अपना एमबीबीएस कर रहे हो, तो एनएमसी की गाइडलाइन ये बोलती है कि क्या वो कंट्री आपको वहां पे डॉक्टर बनने का लाइसेंस देती है, आप मतलब पढ़ाई करने के बाद। तो अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो एमबीबीएस का वहां से, और उसको पढ़ने के बाद अगर आपको वहां पे डॉक्टर बनने का लाइसेंस नहीं मिल रहा, तो हम क्यों दें आपको यहां पे लाइसेंस डॉक्टर बनने का। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन अगर आपको इंडिया आके डॉक्टर बनना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पासिंग रेशो। अब जब आप बाहर से पढ़ाई करके आते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है नेक्स्ट, पहले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम हुआ करता था, तो उसमें भी हमें चेक करना है कि उस इंस्टीट्यूशन या उस कंट्री का पासिंग रेशो कितना है। पासिंग रेशो से हमें यह समझ में आता है कि जो पढ़ाई है वो कितनी इक्विवेलेंट है इंडिया के। अब काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, काफी सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ का एफएमजी रेशो जो है बहुत अच्छा है, 50+ है, 60+ है, 100+ है। 100+ तो ऑब्वियसली बात हो नहीं सकता। तो ये चीज आपको वेरीफाई करना पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हो कि आप जिस इंस्टीट्यूशन या जिस कंट्री में जा रहे हो उसका एफएमजी रेशो क्या है, जो ऑफिशियल डेटा है, तो यार हमें रीच आउट करो, व्हाट्सएप करो, हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि उस इंस्टीट्यूशन का एक्चुअली में एफएमजी रेशो है क्या। क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि पढ़ाई कितने अच्छे से होगी और आप इंडिया के डॉक्टर बनने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। फिर आता है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंट्री में जा रहे हो, वहां पे पेशेंट फ्लो कितना है। क्योंकि पेशेंट फ्लो अच्छा होगा तो लर्निंग अच्छी होगी, पेशेंट फ्लो कम होगा तो लर्निंग अच्छी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लर्निंग अच्छी होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज हमें नोट करके रखना चाहिए। हमें ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट से कनेक्ट होना चाहिए ताकि हम उनसे डिस्कस कर सकें कि एक्चुअली में जो रेशो है वो क्या है, कैसा है वो रेशो। तो अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आपको किसी भी कंट्री को चूज करना है तो मैंने जो डिटेल्स बताए उन पे फोकस करो, ध्यान रखो कि वो क्या है, क्या वो आपके पैरामीटर पे राइट मार्क कर रहे हैं या फिर क्रॉस मार्क कर रहे हैं। अगर क्रॉस मार्क कर रहे हैं तो सोचने की वाली बात है कि हम यहां पे जाएं या नहीं जाएं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो, मेरी टीम से गाइडेंस लेना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा, किसी स्टूडेंट से कनेक्ट होना चाहते हो, तो यार हमें व्हाट्सएप पर रीच आउट करो या फिर पिन कमेंट को चेक करो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.